नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से। और आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का दूसरा चैप्टर। तो क्लास 12 के राजनीति विज्ञान का दूसरा चैप्टर है, यानी पाठ 2 है, दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत। इससे मैंने पढ़ा शीत युद्ध। इससे पहले मैंने पढ़ा था शीत युद्ध। शीत युद्ध के बारे में पूरा एक वीडियो मेरा फर्स्ट चैप्टर पे है, ये है सेकंड चैप्टर। तो अब दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब है, इसमें हमको मूलतः पढ़ना है यूएसएसआर के बारे में। अब यूएसएसआर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया, यानी पूर्णतः पढ़ना है हमको सोवियत संघ के बारे में। अब सोवियत संघ के बारे में क्या पढ़ना है? तो सोवियत संघ के शासन को पढ़ना है और सोवियत संघ की विचारधारा को पढ़ना है। तो सोवियत संघ में जो शासन है वो क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। किसका शासन है? कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, यानी एक दलीय। और विचारधारा क्या है? साम्यवादी विचारधारा। इसी को हमको पढ़ना है, कम्युनिस्ट शासन और साम्यवादी विचारधारा को, और ये किस प्रकार से समाप्त हुआ। अब कम्युनिस्ट पार्टी रूस की क्या है और साम्यवादी विचारधारा क्या है, ये जानने से पहले हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो पीछे जाके देखते हैं कि समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है, और रूस के शासन व्यवस्था के जो कर्णधार हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी विचारधाराएं क्या क्या है। एक व्यक्ति है कार्ल मार्क्स। इनका नाम है कार्ल मार्क्स। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, साम्यवादी घोषणा पत्र। साम्यवादी घोषणा पत्र, और इसका प्रकाशन हुआ 1848 में। और इसमें इन्होंने दुनिया को एक नई विचारधारा दी, जो पहले समाजवाद के नाम से जानी गई और बाद में मार्क्सवाद और आगे चलकर वही साम्यवाद के रूप में जानी गई। अगर हम बात करें समाजवाद की, तो समाजवाद को दो श्रेणियों में बांटा गया। एक था कल्पनालोकीय समाजवाद। कौन सा समाजवाद? कल्पनालोकीय समाजवाद। इसकी जो शुरुआत किया था वो थे रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन इसके प्रमुख विचारक थे। रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फोरिये, सेंट साइमन, ये लोग थे। और जो कार्ल मार्क्स के द्वारा समाजवाद चालू किया गया, यानी कि मार्क्सवाद जिसको कहते हैं, उसको समाजवाद का वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, यानी इसीलिए इसको वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने जिस समाजवाद की परिभाषा दी, जिस समाजवाद को लागू करने की बात की, उसको वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। अब समाजवाद है क्या? तो एक छोटी सी परिभाषा के माध्यम से हम जानते हैं, समाजवाद वह व्यवस्था है जो देश के समस्त संसाधनों पर, आर्थिक क्रियाकलापों पर राज्य के नियंत्रण की बात करता है। यानी समाजवाद जितनी योग्यता है उसके हिसाब से काम करो और काम के हिसाब से पारितोषिक प्राप्त करो। ठीक है? समाजवाद क्या कहता है? योग्यता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार पारितोषिक। पारितोषिक मतलब वेतन, जितनी योग्यता उसके हिसाब से कार्य करो, कार्य के हिसाब से वेतन प्राप्त करो। और समस्त क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगी? राज्य। सबसे शक्तिशाली कौन बनाया गया? राज्य को। ये थी मार्क्सवाद। अब मार्क्सवाद की आगे जो कड़ी बढ़ी साम्यवादी घोषणा पत्र के बाद, तो दुनिया के दो देश थे जिसने इस विचारधारा को अपनाया। उसमें से एक देश है यूएसएसआर और दूसरे थे चाइना। अब यूएसएसआर में एक क्रांति हुई जिसको हम साम्यवादियों की क्रांति कहते हैं। ये है रूस की क्रांति, जो कि 1917 में हुई। रूस की क्रांति, इसको हम साम्यवादी क्रांति मानते हैं। और यहीं से हमको आगे पढ़ना है यूएसएसआर के बारे में, जब यूएसएसआर का गठन हुआ। ध्यान दिए, यूएसएसआर कोई एक देश नहीं है बल्कि संघ है। 15 गणराज्यों का संघ है। अब 1917 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति का नेतृत्व किया था व्लादिमीर लेनिन ने। किसने? व्लादिमीर लेनिन ने। और इन्होंने रूस पर अधिनायकता स्थापित की 1917 से 24 तक।
ये रूसी बोल्शेविक पार्टी के नेता थे और इन्होंने क्रांति की और क्रांति के ये नायक बने। बाद में रूसी गणराज्य के ये प्रमुख बने यानी राष्ट्रपति बने। इसके बाद में इनके उत्तराधिकारी बनते हैं लेनिन के बाद स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, और ये रूस के राष्ट्रपति बने रहे 1924 से 53 तक। इनके बाद में जो रूस पे शासन करने आते हैं वो हैं ब्रेजनेव, और ब्रेजनेव रूस के एसएसआर के राष्ट्रपति बने रहे 1953 से 64 तक। ब्रेजनेव के बाद में आते हैं ख्रुश्चेव, और ख्रुश्चेव ने रूस पर शासन किया 1964 से 82 तक। और ख्रुश्चेव के बाद में आते हैं यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति, वो हैं गोर्बाचेव, और इन्होंने रूस पर शासन किया 1982 से 1985 से और 91 तक। देखिए ये प्रमुख हुए 5 लोग जिन्होंने यूएसएसआर को दिशा दिया और इसमें साम्यवादी विचारधाराओं को आरोपित किया। अब अगर हम व्लादिमीर लेनिन की बात करें तो ये पूर्णतः साम्यवाद की तरफ देश को ले जाना चाहते थे। इनके उत्तराधिकारी हुए स्टालिन। स्टालिन का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसको हम कहते हैं कृषि का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। स्टालिन ने पूरी कृषि को व्यक्ति से छीनकर समूह को दे दिया, रूस को औद्योगिक विकास की तरफ ले जाने के लिए प्रयासरत किया और सारी संपत्ति को सरकार के नियंत्रण में कर दिया। उसके बाद में ब्रेजनेव हुए, ख्रुश्चेव हुए। तो ख्रुश्चेव को हम जानते हैं जब हम पढ़ते हैं क्यूबा मिसाइल संकट, तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय ख्रुश्चेव ने बड़ी अच्छी रणनीति बनाई और युद्ध आमने सामने का रोक लिया। उसके बाद जो सबसे प्रमुख है वो है गोर्बाचेव। गोर्बाचेव को रूस में यानी यूएसएसआर में सुधार के लिए जाना जाता है। इनके 3 सुधार कार्यक्रम हैं जिनमें 2 प्रमुख हैं। 2 कौन कौन से हैं? एक है पेरेस्ट्रोइका, ये पुनर्निर्माण से संबंधित कार्यक्रम है इनका, और दूसरा है ग्लासनोस्ट। ये कार्यक्रम है, ये बोलने की आज़ादी की बात करता है, यानी कि पूरे देश के लोग अपने विचारों को रख सकते हैं। अगर हम स्टालिन की बात करें तो स्टालिन क्रूर था, पार्टी के अंदर जो भी इसके खिलाफ आवाज उठती थी उसको दमन कर देता था। तो इनके बारे में बार बार पढ़ना है हमको। व्लादिमीर लेनिन, स्टालिन, ब्रेजनेव, ख्रुश्चेव और गोर्बाचेव। गोर्बाचेव के समय में क्या होता है कि विखंडन हो जाता है यूएसएसआर का, और फिर राष्ट्रपति बनते हैं बोरिस एल्त्सिन। कौन राष्ट्रपति बनते हैं? बोरिस एल्त्सिन। और ये राष्ट्रपति बनते हैं रूस के। 1991 से 99 तक ये रूस के राष्ट्रपति रहते हैं, बोरिस एल्त्सिन। अगर प्रश्न कहीं पूछा जाए कि यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति कौन है, तो वह है गोर्बाचेव, क्योंकि गोर्बाचेव के समय में दिसंबर 1991 में यूएसएसआर टूट गया। कितने खंडों में? 15 खंडों में टूटा, और यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बना रूस। और रूस में जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव के परिणाम स्वरूप पहले रूस के चुने हुए राष्ट्रपति बने बोरिस एल्त्सिन। अब देखिए ये तो 5 लोग हैं, ये है कार्ल मार्क्स, उनका साम्यवादी। अब इन साम्यवादी विचारधारा को मैं आगे पढ़ूंगा और किस प्रकार इस साम्यवादी विचारधारा ने दुनिया पर प्रभाव डाला, ये मैंने थोड़ा सा पढ़ा है शीत युद्ध में। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है बर्लिन की दीवार ढहाए जाने से। अब बर्लिन की दीवार क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में हम देखते हैं कि मित्र राष्ट्र विजयी हुए और विजय के परिणाम स्वरूप जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया। जर्मनी का एक शहर है वर्लिन के जो पूर्वी क्षेत्र है इस पे यूएसएसआर का कब्जा हो गया था, और पश्चिमी क्षेत्र पर यूएसए का नियंत्रण था। 1961 में बर्लिन को विभाजित करने वाली एक लाइन खींच दी गई। लगभग 150 किलोमीटर लंबी एक दीवार बना दी गई मोटी, ताकि यहाँ के लोग, पश्चिम के लोग पूरब और पूरब के लोग पश्चिम ना आ जा सकें।
ये दीवार शीत युद्ध का एक प्रतीक बन के थी। जब शीत युद्ध अपने चरम पर था उस समय बर्लिन में दीवार बनाई गई थी, रूस प्रायोजित दीवार थी। लेकिन जो बर्लिन के लोग थे, जो जर्मनी के लोग थे, वो अलग अलग नहीं रहना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ दिनों तक इसको सहन किया। लगभग ये दीवार 28 वर्षों तक बनी रही और जाकर के 1989 में पूर्वी बर्लिन के लोगों ने इस दीवार को ढहा दिया। ये दीवार का ढहाया जाना ही इस बात का प्रतीक था कि अब साम्यवाद का पतन निश्चित है और यूएसएसआर का अब पतन करीब आ गया है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो क्या कारण है कि अभी ढहाया जा रहा है? 1989 में क्यों ढहाया जा रहा है बर्लिन की दीवार? तो हम 1989 के पास देखते हैं कि कौन राष्ट्रपति हैं? गोर्बाचेव राष्ट्रपति हैं। और गोर्बाचेव रूसी शासन व्यवस्था में, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में, संस्थाओं में सुधार ला रहे हैं। और सुधार का क्रम क्या हुआ कि लोगों में जागरूकता बढ़ी और वो पश्चिम के देशों, अमेरिका के बारे में, ब्रिटेन, फ्रांस के बारे में जागरूक हुए, उनकी विशेषताओं को जाने और अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर बैठे। इसलिए हम देखते हैं कि 1989 में जाकर बर्लिन की दीवार ढहा दी गई और पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के लोग दोनों आपस में मिल गए और एक बार फिर से जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी का एकीकरण, देखो, एक तो जर्मनी का एकीकरण 1870-71 में हुआ, लेकिन अब जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। लेकिन अब इस चैप्टर में आगे हमको पढ़ना क्या क्या है तो समझते हैं। अब देखिए, पहले देखिए, जर्मनी जब एकीकृत हुआ तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जर्मनी की दीवार टूट गई तो चूंकि जो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जो विचारधारा लागू की गई, ये विचारधारा खुलेपन की नीति का समर्थन कर रहा था और गोर्बाचेव चाह रहे थे कि रूस का आधुनिकीकरण कर दिया जाए। अब रूस के आधुनिकीकरण के साथ साथ रूस का प्रभाव जिन क्षेत्रों पर था, यानी यूएसएसआर का प्रभाव जिन क्षेत्रों में था। अगर हम बार बार रूस की बात करते हैं तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं रूस की, कि जो यूएसएसआर है ये बना 1922 में और यूएसएसआर में 15 सदस्य देश थे। कितने गणराज्य सम्मिलित हुए? 15। और इन गणराज्यों में सबसे जो प्रमुख गणराज्य था वो था रूस। इसी का वर्चस्व पूरे और 14 गणराज्यों में चलता था। ये 1922 से पहले रूस एक देश था और 1991 के बाद में फिर रूस एक देश बना और 22 से 91 के बीच में हम यूएसएसआर के रूप में इसको पढ़ते हैं, एक संगठन के रूप में काम कर रहा था। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इस 15 देश में सबसे शक्तिशाली तब भी रूस था, बीच में भी रूस था और आज भी जब यूएसएसआर टूटा तो उसका उत्तराधिकारी रूस ही बना, क्योंकि यूएनओ में जो पद यूएसएसआर को दिया जाता था वही पद अब रूस को दिया जाता है। यानी जो वीटो मिला है वो यूएसएसआर को मिला था, यानी सोवियत संघ को मिला था, सोवियत संघ रूस को। लेकिन जब टूटा तो 14 गणराज्यों को नहीं दिया गया, वो पद दिया गया, वो वीटो दिया गया रूस को। अब देखिए इसमें हमको पढ़ना क्या है, दूसरी दुनिया का विघटन। दूसरी दुनिया का विघटन। अब विघटन कैसे हुआ? विघटन मतलब टूटना। दूसरी दुनिया कैसे टूटी? तो उसका आशय क्या है टूटने का, कारण क्या है टूटने के, उसका परिणाम क्या निकला टूटने का। इसके अतिरिक्त मैं पढ़ूंगा कि टूटने के बाद इस क्षेत्र का क्या हुआ, इस क्षेत्र की दशा कैसी रही। उसके बाद पढ़ेंगे साम्यवादी देशों के साथ भारत का संबंध, और लास्ट में हम पढ़ेंगे भारत रूस संबंध। भारत रूस संबंध यानी इस चैप्टर में हम पूरा पढ़ने वाले हैं दूसरी दुनिया का विघटन, आशय क्या है टूटने का, कारण क्या है, परिणाम क्या है, और जब ये क्षेत्र टूटा, 15 खंडों में विभाजित हुआ, तो इस क्षेत्र की दशा क्या हुई, आज कैसी दशा है, साम्यवादी देशों के साथ भारत का संबंध क्या रहा, उसके बाद में जो वर्तमान रूस है उसके साथ भारत का क्या संबंध है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हेडिंग है सोवियत प्रणाली क्या है।
सोवियत प्रणाली क्या है। इसमें हम जानेंगे सोवियत प्रणाली। अब सबसे पहले जानो साम्यवाद क्या है। साम्यवाद कहता है कि योग्यता के अनुसार कार्य करो और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करो। इसको एक शब्द में हम कह सकते हैं, साम्यवाद क्या है, योग्यता के अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनुसार वेतन। ध्यान दो, ये साम्यवादी क्या कहते हैं कि काम तुम करो योग्यता के अनुसार, लेकिन वेतन तुमको मिलेगा आवश्यकता के अनुसार। उदाहरण दिया, मान लो मैं पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, सपोज दैट मैं टीचर हूँ और मेरे केवल 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे 1 पत्नी, यानी 4, टोटल 5 लोग हैं और एक लोगों का खर्च 10,000 है, तो हमको मिलेगा वेतन 50,000 रुपया। लेकिन वही विषय अगर कोई दूसरा टीचर पढ़ाता है और उसके 10 बच्चे हैं और वो टोटल 12 है, तो उसको मिलेगा 1,20,000 तनख्वाह, क्योंकि उसकी आवश्यकता अधिक है। तो साम्यवाद कहता है कि जो योग्यता है उसके अनुसार काम करो और जो आवश्यकता है उसके अनुसार प्राप्ति करो। क्यों? हमने कहा कि स्टालिन ने एक कार्यक्रम लागू किया था, खेतों का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। उसमें सारे खेत समूहों को दे दिए गए, अब तुमको केवल काम करना है, जो कर पाओ वो काम करो। अब तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई कौन करेगा, तुम्हारी चिकित्सा की व्यवस्था कौन करेगा, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, वो सब सरकार करेगी। तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारा टेंशन सरकार का है, बस तुम्हारी जितनी योग्यता है वो काम करते रहो। तो अब सोवियत प्रणाली है क्या, तो इसकी परिभाषा समझ में आ गई। तो अब सोवियत प्रणाली क्या कहती है कि जो कृषि है, कृषि का सामूहिकीकरण कर दो, कृषि का सामूहिकीकरण। दूसरा, संपत्ति का, जो संपत्ति है वो संपत्ति व्यक्तिगत नहीं होगी, संपत्ति का क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा। व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति। सोवियत प्रणाली क्या है, कृषि का सामूहिकीकरण कर दो, व्यक्तिगत संपत्ति अब किसी की नहीं रहेगी, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त कर दिया जाएगा। लोक कल्याण का कार्य, अब क्या काम होगा, लोक कल्याण का कार्य सरकार करेगी। सरकार का काम क्या होगा, लोगों के लिए शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था कराना, लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल और जो भी न्यूनतम आवश्यकता है, जिसको कहते हैं रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कराएगा, सरकार प्रोवाइड कराएगी। इसमें किसी की ना व्यक्तिगत स्कूल होगा, ना किसी का व्यक्तिगत अस्पताल होगा, ना कोई अपना प्राइवेट इलाज करवा सकता है। अब सारा काम सरकार के देख रेख में होगी। ये प्रणाली है सोवियत प्रणाली। अब एक चीज और ध्यान दो, सोवियत प्रणाली में धर्म का नामो निशान नहीं है, धर्म नहीं होगा। एक तुम्हारे में किताब में दृष्टांत है कि एक सरकारी कर्मचारी सामूहिक खेतों पर गया और किसान से पूछा कि अब की आलू की पैदावार कैसी हुई, तो उसने कहा ईश्वर की कृपा से आलू के तो पहाड़ लग गए। तो कर्मचारी ने कहा ईश्वर तो होते ही नहीं है। तो किसान ने कहा तो फिर आलू के पहाड़ कहाँ होते हैं। यानी कि सरकार का मेन उद्देश्य था धर्म जैसी चीज को समाप्त कर देना। तो धर्म समाप्त था, धर्म का कोई स्थान नहीं था। समाज में लोग सामूहिक रहते थे, जितने भी संसाधन थे, संसाधनों पर किसका नियंत्रण था, सरकार का। संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण, नियंत्रण किसका होगा, सरकार का। अब देखो ये थी सोवियत प्रणाली। अब वर्तमान दशा क्या है, सोवियत संघ की दशा वर्तमान समय मतलब कि 1991 के आसपास देखते हैं या उससे पहले। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर हम बात करें सोवियत संघ की, तो सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। काफी अच्छी मतलब दुनिया में जो सबसे ताकतवर है अमेरिका, उसके बाद अगर दुनिया में किसी की आर्थिक व्यवस्था अच्छी है तो वो है यूएसएसआर। 1922 में गठित ये 15 राष्ट्रों का संघ जो था, ये सुई से लेकर के कार तक बनाता था। कहा जाता है इसका जो कुटीर उद्योग था वो भी बड़ा अच्छा चल रहा था। यानी जो
खनिज संसाधन थे वो भी पर्याप्त मात्रा में थे, आयात निर्यात जो था इसका बहुत उत्तम था, संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी। यानी अगर कुल मिला के देखा जाए तो संचार है, यातायात की सुविधा है, खनिज वस्तुएं हैं जैसे तेल है, धातुएं हैं, लोहा है, सोना है, चांदी है, इनकी भरमार थी और इसका आयात निर्यात खूब बृहद स्तर पर होता था और रूस की अर्थव्यवस्था खूब बढ़िया थी। इसीलिए रूस ने सामूहिकीकरण कार्यक्रम लागू किया और उसने कहा कि पूरे देश का हम केंद्रीकरण करेंगे और सबको एक समूह में। अगर हम बात करें ब्रेजनेव की तो ब्रेजनेव कहता है पूरे यानी एशिया का सामूहिकीकरण कर दिया जाए, यानी एशिया में कोई देश ना रह जाए, कोई सीमा ना रह जाए, सबको एक कर दिया जाए। तो जब अर्थव्यवस्था अच्छी थी, बहुत बढ़िया चल रही थी, मैंने कहा आर्थिक स्थिति अमेरिका के बाद इसी की अच्छी थी, लोहा है उसके पास, पेट्रोलियम है उसके पास, तकनीक है उसके पास, अच्छी शासन व्यवस्था है उसके पास, फिर क्या कारण है कि ये विघटित होने लगा। कमी क्या हो गई? कमी ये हो गई कि एक दल का शासन था, एक दल का शासन था और वो दल कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी। मात्र एक दलीय शासन व्यवस्था थी कम्युनिस्ट पार्टी की और इसमें क्या हो गया? नौकरशाही व्याप्त हो गई, नौकरशाही व्याप्त हो गई। नौकरशाही इतनी कठोर हो गई कि अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई, आजादी छीन गई। अब देखिए कोई आदमी विरोध नहीं कर सकता है, नौकरशाही अपने चरम पर है, जो लोग चाहते हैं, जो अधिकारी चाहते हैं वही हो रहा है। तो लोगों में खिन्नता आ गई। खिन्नता मतलब कि वर्तमान शासन व्यवस्था ने एक कल्पना दिखाई थी। जब यूएसएसआर गठित हुआ उसके बाद जब विश्व युद्ध के बाद में जो व्यवस्था आई उसने एक कल्पना दिखाई कि तुमको हम स्वर्ग लौकिक व्यवस्था देंगे, यानी जीवन में केवल आनंद ही आनंद होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। तुम देख रहे नौकरशाही ने तो टेंशन दे दिया। तो अब जो आकांक्षाएं थी यूएसएसआर के लोगों को, जिस लिए लोग गठित हुए थे, जिनके लिए 15 जो राष्ट्र हैं, 15 14 + 1 14 प्लस रूस संगठित हुए थे जिन आकांक्षाओं को लेकर, वो तो पूरा नहीं हो रहा है। ऊपर से उनको दमन किया जा रहा है। इन पे पूरा प्रभुत्व यूएसएसआर पे रूस का चलता है। रूस जहां चाहता है उन राष्ट्रों को, उन गणराज्यों को दबा देता है। अब देखिए कल्पनाएं जो थी वो पूरा नहीं कर पाया। बताया था सामूहिकीकरण से शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी चाकरी सब। हाँ एक चीज था, बेरोजगारी नहीं थी। रूस में बेरोजगारी शून्य थी, बिल्कुल, क्योंकि सामूहिकीकरण कार्यक्रम था ना, सबको काम करना पड़ता था, जबरन काम करवाया जाता था लोगों से, तो बेरोजगारी नहीं थी। लेकिन जो बताया गया था वो पूरा नहीं हुआ था। 15 देश इकट्ठा हुए थे अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए, लेकिन रूस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी मनमानी थोपता चला गया। इसलिए क्या हुआ कि जो ये यूएसएसआर है इसके लोग तो आंदोलित हो ही गए, आसपास के लोग हम देखते हैं जो भी साम्यवादी प्रभाव में थे, वो जैसे बर्लिन की दीवार गिरी उसी समय लगभग 8 देश जो कि साम्यवादी, जो कि पूर्वी यूरोप के थे, कहाँ के थे? पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने साम्यवादी शासन व्यवस्था हटा दिया, चाहे वो आंदोलन के साथ, चाहे वो सही प्रक्रिया के साथ। और इन 8 देशों में साम्यवादी शासन हटा करके पूंजीवादी शासन स्थापित कर दिया गया। तो आसपास के देश भी जहां साम्यवादी है वो हट रहे हैं। अंदर के जो गणराज्य हैं 15, उनमें अब जागरूकता आ गई है, उनमें पश्चिमीकरण होने लगा है। यूरोप की, अमेरिका की शिक्षा आ गई, उनकी व्यवस्था को देखा। जैसे इसमें क्या था, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, यूरोप में उन्होंने देखा व्यक्तिगत संपत्ति है। तो जब ये शिक्षा पाया यूएसएसआर के लोगों ने, तो उनको भी व्यक्तिगत संपत्ति लेने के लिए होड़ लग गई। और इसी दौरान गोरबाचोव ने सुधार कार्यक्रम लागू कर दिया और थोड़ा कहीं ना कहीं उन्होंने बर्लिन की दीवार ढहाने में भी सहयोग किया। और बाद में कहा जाता है कि गोरबाचोव ने कहीं ना कहीं से ये हिंट दिया और बाद में पूरा राष्ट्र यानी 1991 में यूएसएसआर खंडित हो गया। और खंडित होकर कितने राष्ट्रों में बटा? 15 राष्ट्रों में बटा।
तो ये तो थी सोवियत प्रणाली, जिसको हम ऐसे जान सकते हैं, एक दलीय शासन, धर्म का कोई स्थान नहीं, योग्यता के अनुसार कार्य करो, आवश्यकता के अनुसार पारितोषिक प्राप्त करो, बेरोजगारी नहीं है, संसाधन खूब संपन्न है, सामूहिकीकरण कार्यक्रम चल रहा है। उसके बावजूद भी धीरे धीरे क्या हो गया कि अर्थव्यवस्था गिरने लगी। क्यों गिरने लगी थी? क्योंकि शीत युद्ध के दौरान सारी जो आर्थिक क्रियाकलाप था वो हथियारों पर केंद्रित हो गई। परमाणु हथियार बनाने में, हथियारों को खरीदने में, युद्ध सामग्रियों के निर्माण में लग गई, और जो उत्पादन के अन्य क्षेत्र थे उसको सुस्त कर दिया गया। तो जब उत्पादन अन्य क्षेत्रों में नहीं होगा तो आयात बढ़ेगा अन्य क्षेत्रों का, और आयात जब बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे घटेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि थोड़ी सी शीत युद्ध में ज़्यादा बर्बरता दिखाने के चक्कर में, ज़्यादा वर्चस्व दिखाने के चक्कर में आर्थिक स्थिति रूस की गड़बड़ा गई और रूस टूट गया। नेक्स्ट हेडिंग है गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। देखो, गोर्बाचेव कब राष्ट्रपति बनते हैं? यानी 1985 से 91 तक राष्ट्रपति रहते हैं। और मैंने बताया कि इन्होंने सुधार कार्यक्रम लागू किया, जिसमें दो प्रमुख हैं, पेरेस्ट्रोइका और है ग्लासनोस्त। इन दोनों कार्यक्रम में क्या था? इसमें आर्थिक और इसमें राजनीतिक सुधार थे। रूस ने सुधार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चालू किया था। गोर्बाचेव ने कहा कि अब दुनिया लोकतंत्र की तरफ बढ़ रही है, तो उसने क्या किया कि कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना की, जो एक दलीय थे। शुरू में ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे और बाद में ये राष्ट्राध्यक्ष बन गए। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलाई थी गोर्बाचेव ने, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने उसका विरोध किया और उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये देश में उपद्रव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया के द्वारा लोगों में बोलने की जब आज़ादी आ गई तो उन्होंने अपनी आज़ादी मांगना चालू कर दिया। और इसी बीच आ जाते हैं बोरिस एल्त्सिन आते हैं, और एल्त्सिन ने क्या किया कि सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों रूस, बेलारूस और यूक्रेन, जो आज यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इन तीनों को विघटित कर दिया, इन तीनों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी कि अब ये संघ में नहीं रहेंगे, और ये प्रक्रिया संपन्न हुई 1991 में। और इस प्रकार से एल्त्सिन के प्रयासों से पहली बार रूस के 3 गणराज्य पृथक हो गए। नेक्स्ट हेडिंग है सोवियत संघ का विघटन क्यों? सोवियत संघ का विघटन क्यों? कहा जाता है जब गोर्बाचेव ने बड़ा अच्छा शुरुआत किया था, सुधार ला रहे थे। कमी क्या थी? संस्थाओं में सुधार की ही तो कमी थी। नौकरशाही आ गई थी, नौकरशाही को हटा रहे थे, ओपन कर रहे थे उदारवादी। अंधानुकरण था, मतलब केंद्रीकृत किए थे सारी चीजें, शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया था, संपत्ति का केंद्रीकरण हो गया था, हर चीज पे सरकार का नियंत्रण था, बोलने की आज़ादी तक पे सरकार का नियंत्रण था। तो गोर्बाचेव ने तो बढ़िया किया था कि खुली दे दिया ग्लासनोस्त की विचारधारा, आर्थिक आज़ादी मिल गई, राजनीतिक आज़ादी मिल गई। तो फिर क्या दिक्कत थी? क्यों विखंडित हो गया? तो विखंडित होने का पहला कारण परमाणु कार्यक्रमों पर विशेष जोर। मैंने बताया ना, विशेष जोर किस पे दिया? परमाणु कार्यक्रमों पर दिया। दूसरा मैंने बताया नौकरशाही। तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे, कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही, दूसरे किसी दल को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही चलती थी। और तो और असमानता,
कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को विशेष अधिकार दिया गया था, जबकि और साधारण जनता को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। दोनों के अधिकारों में काफी अंतर था, और अधिकारों में अंतर के साथ साथ आर्थिक असमानता थी। क्या थी? आर्थिक असमानता बढ़ती गई। लोग सरकार से जुड़ नहीं पा रहे थे, ऊपर से बोलने की भी आजादी। लोग अपना विरोध चुटकुलों के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं, कविताओं के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से विरोध प्रकट कर रहे हैं। तो सब कुछ होने के बाद अच्छा, सारा जोर शीत युद्ध पे हथियार निर्माण पे दिया जा रहा है। तो जब हथियार निर्माण पे सारा धन लगा दोगे, जनता को बोलने नहीं दोगे, नौकरशाही चरम पर है, असमानता बढ़ रही है, तो क्या होगा? विघटन होगा। अब देखो एक और, ये तो कारण थे ही, साथ में पश्चिमीकरण चालू कर दिया था। पश्चिमीकरण मतलब जब गोरबाचो आए तो लोगों को पश्चिम के बारे में जानकारी हुई। उसके बाद में हम देखते हैं क्या किया। गोरबाचो ने लोगों को पश्चिम के बराबर लाने की बात की। जैसे मैंने बताया कि सब कुछ बनाता था यूएसएसआर, लेकिन उसमें जो पश्चिम वाली गुणवत्ता है वो नहीं आ पाती थी। सामान बढ़िया बना रहा था, लेकिन पश्चिम के जो सामान थे उसके अनुसार नहीं बन पा रहा था। तो जब पश्चिम का ज्ञान हुआ लोगों को, तो उनको लगा यार पश्चिम तो हमसे ज़्यादा अच्छा। पश्चिम मतलब यूरोप के अधिकांश देश और अमेरिका के बारे में जब इन लोगों को ज्ञान हुआ, तो इन्होंने कहा यार कि ये तो ज़्यादा बढ़िया है। तब इसके साथ साथ क्या जागृत हुआ? जागृत हुआ संप्रभुता की विचारधारा। लोगों में संप्रभुता आने लगी, ज्ञान आया, राष्ट्रवाद की विचारधारा आने लगी, और इन सारी विचारधाराओं ने सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब सोवियत संघ का टूटना लाजमी था, और इसी में हम देखते हैं जब एल्त्सिन राष्ट्रपति बनते हैं, और एल्त्सिन क्या होते हैं? चुन के आते हैं। पहले चुने हुए राष्ट्रपति हैं, चुने हुए राष्ट्रपति हैं। अब चुने हुए राष्ट्रपति जब आएंगे तो उनको जनता चुन के भेजेगी, जनता के प्रति इनका उत्तरदायित्व होगा। अभी तक पार्टी का जनता के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं था, क्योंकि पार्टी तो दमन पे काम कर रही थी। लेकिन अब बोरिस एल्त्सिन ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, तो हम क्या करेंगे? इन्होंने केंद्रीकरण की प्रक्रिया को नकार दिया, केंद्रीय नियंत्रण को नकार दिया, और 3 राष्ट्रों की मैंने बताया कि घोषणा कर दी। अब इसमें देखो कुछ राष्ट्र हैं, जैसे बाल्टिक देश हैं। बाल्टिक देशों ने सबसे पहले शुरुआत की। बाल्टिक देश किसे कहा जाता है? बाल्टिक राष्ट्र। तो बाल्टिक राष्ट्र 3 है। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाल्टिक राष्ट्र कौन कौन है। तो पहला है एस्टोनिया, दूसरा है लाटविया, और तीसरा है लिथुआनिया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं तो रूस और यूक्रेन, इन राष्ट्रों पर साम्यवाद का प्रभाव था। तो बाल्टिक देशों ने, जैसे बर्लिन की दीवार टूटी, उसके बाद में इन्होंने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1991 में ये भी सोवियत संघ से अलग हो गए। अब बाल्टिक देशों के साथ साथ हम देखते हैं कि जॉर्जिया भी रूस के नियंत्रण में है। चेचन्या नाम सुने होंगे। एक देश है चेकोस्लोवाकिया। इन सारों देशों ने आपस में स्वतंत्र होना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जिन चीजों के लिए आए थे वो चीजें नहीं हो पाई, और इनमें अब राष्ट्रीयता और संप्रभुता जागृत हो गई। पश्चिमीकरण इनके दिमाग में आने लगा। अब इसमें कुछ ऐसे देश, जैसे मैंने बताया कि बाल्टिक देश, ये नाटो में जाना चाहते थे। इनको नाटो का सदस्य बनना था, क्योंकि वारसा काम नहीं कर रहा था, और पश्चिम के विकास को देखकर ये लोग लालायित थे। तो इसलिए ये लोग जल्दी से जल्दी हटना चाह रहे थे, तो हट गए, और ये बाद में हम देखते हैं कि जाकर नाटो का सदस्य बन गए ये लोग। शुरुआत में जो नाटो 12 सदस्य थे, बाद में 28-29 देश हो गए उसके सदस्य। तो हम देखते हैं विघटन का परिणाम क्या हुआ, यानी विघटन की परिणति। तो विघटन का परिणाम क्या हुआ? विघटन कब हुआ? 1991। इसके परिणाम क्या हुआ?
तो सबसे पहले तो शीत युद्ध समाप्त हो गया, शीत युद्ध की समाप्ति। दूसरा, 15 नए राष्ट्रों का उदय। तीसरा, रूस यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बना। चौथा, 2 ध्रुवीय विश्व की समाप्ति। तो ये सारा परिणाम निकल के आया। शीत युद्ध समाप्त हो गया, 15 नए राष्ट्र उदित होकर के आए, रूस यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बना, 2 ध्रुवीय विश्व समाप्त हो गया, अमेरिका का वर्चस्व कायम हुआ, अमेरिका का दुनिया पर वर्चस्व कायम हुआ। अब देखिए, ये सारा परिणाम निकल के आया जब विघटन हुआ। रूस सबसे शक्तिशाली तब भी था, अभी बन के आया। अब चूंकि विघटन हो गया तो अब शक्तियां नहीं रह गई, इसलिए जितना भी था वो सारी शक्ति दुनिया में केंद्रीकृत हो गई और एक ध्रुवीय विश्व बन गया। मतलब विश्व की सारी सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गया अमेरिका। कारण आपको पता चला, परिणाम आपको पता चला। अब एक नया टर्म्स आता है, शॉक थेरेपी। ये शॉक थेरेपी क्या है? अच्छा, इसमें एक चीज और है, पूंजीवाद की तरफ अग्रसर है। जो भी नए राष्ट्र थे, यूएसएसआर में शामिल थे या यूएसएसआर के प्रभाव में थे, उन सब में अब पूंजीवाद की तरफ पलायन होना चालू हुआ। अब उनको लगा कि जो यूएसएसआर की विषय साम्यवादी प्रणाली थी वो आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है और वो लोग पलायन करने लगे किसके तरफ? पूंजीवाद की तरफ। अब इस दौरान एक नया टर्म्स आया, शॉक थेरेपी। ये शॉक थेरेपी क्या है? तो ध्यान दो, ये टर्म्स इस्तेमाल हुआ है जो साम्यवादी देश थे उनमें सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए। शॉक थेरेपी का मतलब होता है, शॉक मतलब पहले शॉक थो, चोट दो और उसके बाद में मलहम पट्टी और दवाई करो। तो शॉक थेरेपी कौन दे रहा था? तो ये टर्म्स इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा और आईएमएफ के द्वारा। 1991 के बाद जब विघटन हुआ तो जो साम्यवादी देश थे इनमें पुनर्निर्माण कार्यक्रम चालू किया गया ताकि इनकी अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। अब इनकी अर्थव्यवस्था सुधरे कैसे? जैसे कुछ प्रमुख देश हैं, जैसे रूस है, यूक्रेन है, बेलारूस है, इन क्षेत्रों में तो प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में थे, उन्होंने अपने आर्थिक विकास किया। लेकिन कुछ क्षेत्र थे जहां प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, उनको तकनीक और धन की जरूरत थी, निवेश की जरूरत थी। तो उनका कैसे उद्धार हो? तो अमेरिका के नेतृत्व में शॉक थेरेपी चलाई गई। शॉक थेरेपी का मतलब था पूंजीवाद की तरफ जाओ, पूंजीवाद की विचारधारा को स्वीकार करना, निजी संपत्ति को बढ़ावा, निजी संपत्ति को बढ़ावा मिला। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं निजीकरण चालू हुआ, निजीकरण, संपत्ति का क्या चालू हो गया? निजीकरण, व्यवसाय का निजीकरण, व्यवसायों का निजीकरण। शासन पे क्या हुआ कि जल्दी जल्दी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। कैसी शासन? राष्ट्रपति शासन। और सारी शक्तियां संसद से हटाकर किसको दे दी गई? राष्ट्रपति को दे दी गई। और इसमें हम देखते हैं कि जब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो फिर से एक तानाशाही की प्रवृत्ति आ गई। तो इसके परिणाम स्वरूप पूंजीवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा, निजी संपत्ति हुआ, जो जितनी भी चीजें थी, जैसे अभी सामूहिक खेती थी, सामूहिक उद्यम थे, इनका निजीकरण कर दिया गया। और तो और व्यवसायों का निजीकरण कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिए गए। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं क्या है, जो भी व्यवसायिक कंपनियां थी उसको नीलाम कर दिया गया।
जो भी सरकारी नियंत्रण में कंपनियां थी उसको नीलाम कर दिया गया और इन कंपनियों को निजी हाथों को बेच दिया गया। और निजी हाथों को देने के लिए गराज सेल लगाया गया। दुनिया की इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। जो कंपनियां यूएसएसआर के नियंत्रण में थी उनको निजी हाथों में बेच दिया गया और औने पौने दामों में बेच दिया गया, यानी उसका कोई खास दाम नहीं लगाया गया। क्योंकि ये कार्य सरकार नहीं कर रही थी बल्कि ये व्यक्तिगत लोग कर रहे थे, उद्यमी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने जैसे जो पाया संपत्ति का बिक्री कर दिया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि शॉक थेरेपी के बाद साम्यवादी क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्था थी वो चरचरा कर ध्वस्त हो गई। अब मैंने देखा शॉक थेरेपी क्या था, तो शॉक थेरेपी संक्रमण काल में चालू किया गया था, यानी वह संक्रमण काल जब साम्यवादी व्यवस्थाएं स्वतंत्र होकर पूंजीवाद की तरफ जा रही थी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की तरफ बढ़ रही थी, उस समय शॉक थेरेपी दी गई। शॉक थेरेपी में मैंने क्या बताया, सबका निजीकरण कर दिया गया, व्यापार को आसान बनाया गया, मुद्राओं में लेन देन चालू हुआ, आरंभ हो गया। लेकिन शॉक थेरेपी का परिणाम भी मैंने बताया। अब परिणाम, जो प्रमुख परिणाम उसके निकल के आए, शॉक थेरेपी का परिणाम, इसका परिणाम क्या हुआ, तो पहले लोक कल्याण कार्यक्रम बंद कर दिए गए, लोक कल्याण कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया गया। रूस का जो रूबल था, रूबल के मूल्य में गिरावट आई। रूबल के मूल्यों में गिरावट आई। सामूहिक सुरक्षा को समाप्त कर दिया गया। गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती चली गई। गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती चली गई। तानाशाही प्रवृत्ति देशों में आने लगी। देशों में कौन सी प्रवृत्ति आने लगी, तानाशाही प्रवृत्ति आने लगी। और अगर हम उस दौरान के कुछ राष्ट्रों के बारे में देखें, जैसे ताजिकिस्तान है, अगर हम दो राष्ट्रों की बात करें प्रमुख रूप से, ताजिकिस्तान की और उज्बेकिस्तान की, तो इन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने 10 साल के लिए अपने पद को बहाल कर लिया और 10 साल बाद फिर इन्होंने अपने पद को आगे के लिए बढ़ा लिया, यानी ये तानाशाही प्रवृत्तियां यहां पर लागू हो गई। मैंने बताया कि ये सारी प्रवृत्तियां लागू होने से शॉक थेरेपी के द्वारा पूरे साम्यवादी देशों को नष्ट कर दिया गया। एक तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। और कब अर्थव्यवस्था उभरी, 2001 के बाद, जब तेलों का उत्खनन चालू हुआ, खदानों का उत्खनन चालू हुआ, तो जहां प्राकृतिक संसाधन थे वो तो प्राकृतिक संसाधन अपने बेचे, और कुछ क्षेत्रों में, कुछ देशों में, जैसे तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, इन क्षेत्रों से पाइपलाइन गुजारी गई और पाइपलाइन का किराया उनको मिलने लगा, तो इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था सुधरी। नेक्स्ट हेडिंग है संघर्ष और तनाव। तो हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग में संघर्ष और तनाव के बारे में। संघर्ष और तनाव, देखो, यूएसएसआर के विघटन के बाद में इस क्षेत्र में संघर्ष और तनाव का वातावरण बना। हम दो देश देखते हैं जो कि यूएसएसआर के सदस्य थे, उसके पड़ोसी थे। एक है चेचन्या और दूसरा है दागिस्तान। इन दोनों देशों में गृह युद्ध चल गया। वही हम देखते हैं चेकोस्लोवाकिया, ये दो भागों में टूट गया, चेक और स्लोवाकिया, ये दो देशों में टूट गया। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बुरी दशा हुई यूगोस्लाविया की। आज यूगोस्लाविया ढूंढने जाओगे तो यूगोस्लाविया नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूगोस्लाविया पूर्णतया टूट गया और ये कई राष्ट्रों में विभाजित हो गया, जैसे बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवाकिया और क्रोएशिया।
बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवाकिया और क्रोस्निया में यूगोस्लाविया टूट गया क्योंकि यहाँ जातीय संघर्ष हुए, धार्मिक संघर्ष हुए, टूट गया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान, आर्मेनिया और अजरबैजान, एक देश है आर्मेनिया और एक देश है अजरबैजान। इसमें एक स्थल का नाम है नोगार्नो कारबाख। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर को लेकर विवाद है, वैसे आर्मेनिया और अजरबैजान में नोगार्नो काराबाख को लेकर विवाद है और वहाँ भी संघर्ष चल रहा है। इसी दौरान आप देखते हैं कि जब 2001 की घटना होती है, सितंबर 2001, इसको 9/11 हमला बोलते हैं। अमेरिका पर जब ओसामा बिन लादेन ने अटैक कर दिया तो अमेरिका ने क्या किया कि मध्य एशिया में पैठ बनाई। कहाँ पर? मध्य एशिया में। और मध्य एशिया के देशों को पैसा दिया, क्या करने के लिए? अपने सैन्य ठिकाने बनाने के लिए, सैन्य ठिकाने बनाने के लिए सारे मध्य एशिया के देशों को उसने पैसा दिया। और उसके बाद में हम देखते हैं इराक और अफगानिस्तान में उसने अपने फाइटर जेट विमान उड़ाने की अनुमति ले ली। और बाद में बहुत दिनों तक आप देखते हैं कि मध्य पूर्व एशिया या दक्षिण एशिया या पश्चिम एशिया पर अमेरिका का वर्चस्व कायम रहा। अगर हम चाइना की पॉलिसी देखें तो चीन भी, क्योंकि खाड़ी देशों में तेल भरमार मात्रा में है, तो तेल का व्यापार प्लस और सारे व्यापार को चीन भी पश्चिमी एशिया के देशों में और खाड़ी देशों में व्यापार करने के लिए आतुर है, तो वहाँ पर अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा है। तो हम देखते हैं कि 1991 के बाद का जो समय है, जो भी दक्षिण पूर्व एशिया है या मध्य एशिया है या सोवियत संघ से शासित राष्ट्र हैं जो स्वतंत्र हुए, उन सारे राष्ट्रों में संघर्ष का वातावरण बनता गया और बहुत दिनों के बाद में उसमें जाके आज़ादी आई, लेकिन बहुत सारा विघटन होने के बाद। अब है पूर्व साम्यवादी देश और भारत। पूर्व साम्यवादी देश और भारत। देखो भारत के रिश्ते कैसे रहे जो पूर्व साम्यवादी देश हैं उनके। पूर्व साम्यवादी देश कौन है? आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, तुर्किस्तान है, दागिस्तान है, चेचन्या है, यूक्रेन है। ये सारे देश जो हैं ये कभी ना कभी साम्यवाद के प्रभाव में रहे और इनसे भारत का हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है। जो भी संसाधन थे आदान प्रदान होता रहा है। खासकर अगर फिल्मों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भारतीय फिल्में खूब देखी जाती हैं। और भारत और रूस की अगर बात करें तो भारत और रूस की मित्रता काफ़ी प्रगाढ़ रही है तब भी और अब भी। जैसे आपने एक नाम सुना होगा राकेश शर्मा को, तो रूस ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में भी योगदान दिया और भारत के एक अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा शोध कार्य के लिए। अगर पूर्व साम्यवादी देशों में हम रूस के साथ देखते हैं तो हम देखेंगे आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जो भारत का वैज्ञानिक, तकनीकी जो संबंध है। अगर हम भारत और रूस का आर्थिक संबंध देखें तो हमारे यहाँ कुछ स्टील प्लांट लगे हैं, जैसे बोकारो, विशाखापत्तनम, भिलाई। ये सारे संयंत्र रूस के सहयोग से लगाए गए हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में भी रूस ने भारत को पूर्ण सहयोग किया। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब हमारे पास मुद्रा नहीं रही, विदेशी मुद्रा की कमी हो गई, तो भारतीय रुपया को आधार मान लिया उसने, भारतीय रुपया को आधार मानकर व्यापार किया। उसके बाद में यानी भारतीय मुद्रा को उसने ले लिया और उसके बदले तुमको तेल दिया। जब भी हमको संकट आया, जब तेल संकट हमारे ऊपर आया, तब रूस ने हमको तेल दिया। तो आर्थिक मदद भी हमारी समय समय पर रूस करता रहा है। उसके बाद राजनीति, कश्मीर के मामले में
हमेशा समर्थन हमारा रूस करता रहता है। कश्मीर के साथ साथ जब 1971 का युद्ध हुआ तब रूस ने अपनी पनडुब्बियां हमारी सुरक्षा के लिए भेजी। अगर रूस का समर्थन उस समय हमको ना मिला होता तो शायद अमेरिका का 7वां जहाजी बेड़ा हमारे ऊपर अटैक कर देता। तो कश्मीर के मामले में और बांग्लादेश के निर्माण के मामले में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब रूस ने हमारा सहयोग किया। सांस्कृतिक, भारत के सांस्कृतिक प्रभाव, जैसे आप अगर चले जाएंगे मथुरा वृंदावन में जाएंगे तो वहां पर जो रूसी लोगों का प्रभाव है वो देखेंगे कि रूसी लोग यहाँ कितना आते हैं। भारत का धर्म रूस के क्षेत्रों में, उसके बाद हमारे यहाँ की फिल्में, हमारे यहाँ का पहनावा, बोलचाल, आप जाएंगे तो कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान वाले क्षेत्रों में, फिर आर्मेनिया में, अजरबैजान वाले क्षेत्रों में आप भारतीय फिल्मों को बेजोड़ देखेंगे। वहाँ स्थानीय फिल्मों से ज़्यादा भारतीय फिल्में देखी जाती हैं। कहा जाता है कि राज कपूर के तो वो लोग दीवाने हुआ करते थे। तो हमारा सांस्कृतिक प्रसार है। वैज्ञानिक, जैसे मैंने अभी बताया राकेश शर्मा अंतरिक्ष क्षेत्र में, राकेश शर्मा को अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजा शोध के लिए। एक है रॉकेट इंजन, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, वो रूस ने भारत को दिया है। S-400 आपने नाम सुना होगा, S-400 ये डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, ये रूस की दी हुई। इसके अनुसार AK-47 आपने नाम सुना होगा, ये राइफल जो है ये रूस के सहयोग से बनती है। ये तमाम प्रकार का सहयोग रूस करता आ रहा है। इसके साथ साथ तकनीकी क्षेत्रों में, वैज्ञानिक और तकनीकी दोनों क्षेत्रों में, चाहे वो सैटेलाइट निर्माण की बात हो, चाहे वो इंजन निर्माण की बात हो, चाहे वो फाइटर की बात हो या रेल की बात हो या किसी भी क्षेत्र में, तो रूस का योगदान हमारा हमेशा अच्छा रहा है। और 2001 में जब हम देखते हैं अटल जी की सरकार थी 2001 में, तो भारत और रूस के मध्य 80 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। 80 समझौते पर। इसे जाना जाता है कि भारत और रूस की मित्रता कितनी प्रगाढ़ है। और वर्तमान में हम देख सकते हैं कि जब रूस यूक्रेन के मुद्दे पर फंसा, यूक्रेन पर वो आक्रमण कर रहा है, बहुत दिनों से युद्ध चल रहा है, उसका तेल खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा, प्रतिबंध लगा दिया, तो भारत ने भी उसकी मदद की और उसके तेल को उसने खरीद लिया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत और रूस की मित्रता पुतिन के आने के बाद भी, पुतिन और मोदी की जो साठगांठ है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। अभी यूक्रेन के मुद्दे को लेकर मोदी जी पुतिन से मिले और रूस का सर्वोच्च सम्मान पुतिन ने मोदी को दिया। उसके बाद में मोदी मध्यस्थता कराने के लिए यूक्रेन भी गए। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो साम्यवादी देश हैं बाद में टूटे, पूंजीवाद की तरफ गए, उनसे भी हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं। समरी के रूप में देखें तो हम देखेंगे कि इस चैप्टर से हमको जानकारी मिले कि साम्यवादी देशों की स्थिति पहले कैसी थी, रूस के साथ रहने पर कैसी थी, रूस जब विघटित हुआ, USSR विघटित हुआ तब कैसी हुई, शॉक थेरेपी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। वीडियो कैसा लगा? अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, हम क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।